arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। यूरोपीय जाति का आगमन, सत्ता संघर्ष, अंग्रेजी शासन की स्थापना। मानव आरंभ से ही जिज्ञासु प्रकृति का रहा है। आधुनिक युग में यूरोप में हुए परिवर्तन के कारण भारत एवं यूरोप के मध्य संबंध समाप्त हो गए थे, किंतु अपनी जिज्ञासु प्रकृति के फलस्वरूप यूरोप वासियों ने समुद्र मार्ग की खोज प्रारंभ की। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शिथिलता के कारण कई यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन हुआ। नवीन मार्ग की खोज। यूरोप एवं एशियाई देशों के मध्य प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध स्थापित था। मसाले, दवाइयां, रेशम, कीमती पत्थर, सोना चांदी आदि के लिए यूरोप भारत तथा एशिया पर निर्भर था। 1453 ईस्वी में उस्मानिया राजवंश का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने से व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, साम्राज्य परिचय। एशिया के व्यापार पर वेनिस जिनेवा का अधिकार था, जो पुर्तगालियों व स्पेनिश व्यापारियों को स्वयं से अलग रखना चाहते थे। फलस्वरूप यूरोपीय व्यापारी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित रखते हुए नए मार्ग की खोज करने लगे। सन 1492 में स्पेन का नाविक कोलंबस अमेरिका पहुंचा, जिसे उसने नई दुनिया का नाम दिया। पुर्तगाल के लिस्बन से वास्को डिगामा नामक नाविक निकला, जिसने 11 महीने की लंबी समुद्र यात्रा कर मई 1498 में केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका होते हुए भारत के कालीकट के बंदरगाह पर कदम रखा। इस तरह कोलंबस तथा वास्को डिगामा ने 15वीं शताब्दी में नए समुद्र मार्गों की खोज कर एक नए युग का सूत्रपात किया। इसी समय से पुनः भारत के संबंध यूरोप से स्थापित हो गए। भारत में यूरोपीय जातियों का आगमन। पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय लोग पुर्तगाली थे। सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा और वहां के हिंदू राजा जमोरिन से व्यापार करने की आज्ञा मांगी। इस समय भारत में अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। पुर्तगाली मुसलमानों के विरोधी थे, अतः उन्होंने जमोरिन से प्रार्थना की कि वो अन्य व्यापारियों को व्यापार की अनुमति न दें, किंतु जमोरिन के शत्रु ने कोचीन के शासक से समझौता कर लिया। अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में संधि कर जमोरिन व कोचीन के मध्य मित्रता स्थापित की तथा कोचिन में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। अल्बुकर्क के पश्चात अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। कई दुर्गों का निर्माण करवाया व भारत में व्यापार भी बढ़ाया। सन 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क पुनः गवर्नर बनकर भारत आया। इसने कोचिन के बाद गोवा, दमन और दीव में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। इसके कार्यकाल में पुर्तगाल का व्यापार फ्रांस की खाड़ी से लेकर इंडोनेशिया तक फैल गया था। इसने भारत में पुर्तगालियों की संख्या वृद्धि करने के लिए पुर्तगाली कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ व्यभिचार की स्वतंत्रता दी, जिससे धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता कम होने लगी। 1515 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। पुर्तगाल का पतन। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कदम रखे और बहुत जल्दी ही इनका पतन भी हो गया। इसके पतन के प्रमुख कारण थे। पहला, पुर्तगाली अधिकारियों की अनुशासनहीनता। दूसरा, पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार के साथ धर्म का प्रचार किया। हिंदू और मुसलमानों को बलपूर्वक ईसाई बनाने का प्रयास किया। पुर्तगालियों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी, क्योंकि अधिकारियों ने व्यापार की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया। सन 1580 में पुर्तगाल स्पेन से पराजित हुआ, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और उनकी स्थिति खराब हो गई। पुर्तगालियों के पतन का एक कारण इसके अधिकारियों की अदूरदर्शिता की नीति भी थी। दक्षिण अमेरिका में पुर्तगालियों के द्वारा ब्राजील की खोज की गई
और इसका पूर्ण ध्यान इसे बसाने में लग गया। इसी समय भारत में मराठी शक्ति का उत्थान हुआ, जिन्होंने पुर्तगालियों के कई उपनिवेश उनसे छीन लिए। डच भारत में आने वाले द्वितीय यूरोपीय थे। ये डच हॉलैंड वासी थे। समुद्र के किनारे होने के कारण समुद्री यात्रा में इनकी विशेष रुचि थी। 1602 में भारत में डचों के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इन्हें भारत में व्यापार के साथ युद्ध समझौता तथा क्षेत्र विस्तार की अनुमति भी दी गई थी, किंतु डचों ने कभी भी एकाधिकार की बात पर ध्यान नहीं दिया। ये इंडोनेशिया के कारण सुमात्रा द्वीपों पर अधिकार कर मसाले के व्यापार पर अधिकार करना चाहते थे। डचों ने भारत के व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार खत्म किया, किंतु इन क्षेत्रों में अंग्रेजों की भी नजरें थीं। सन 1623 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों को पराजित किया। आगरा, सूरत, पटना, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचिन, भणौच आदि को अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया। डचों ने 1625 में कोलंबो एवं 1658 ईस्वी में श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इन्होंने जावा तथा श्रीलंका में व्यापार पर विशेष ध्यान दिया और अंग्रेजों को भारत में स्थापित होने का अवसर प्रदान किया। डचों का पतन। डच कंपनी राष्ट्रीय कंपनी थी। उनमें नेतृत्व कुशलता का अभाव था। इनके व्यापारिक साधन भी पर्याप्त नहीं थे। इनकी आंतरिक स्थिति भी खराब थी। फ्रांस के साथ लंबे युद्ध ने भी हॉलैंड की स्थिति खराब कर दी थी। इसी समय भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर सुदृढ़ता से जमा लिए थे, जिसका प्रभाव डचों पर भी पड़ा और भारत में इनकी सत्ता तथा व्यापार समाप्त हो गए। अंग्रेजों का आगमन। इंग्लैंड में सामुद्रिक शक्ति के उत्कर्ष ने इन्हें पूर्वी राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए चार्टर पत्र दिया। सर्वप्रथम 1609 ईस्वी में कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कंपनी के एक प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर सम्राट से सूरत में व्यापारिक कंपनी स्थापित करने की आज्ञा मांगी। प्रारंभ में आज्ञा देने के पश्चात जहांगीर ने पुर्तगालियों की शत्रुता के भय एवं सूरत के व्यापारियों के अनुरोध पर आज्ञा देने से इनकार कर दिया। अंत में हॉकिंस आज्ञा प्राप्त कर सूरत में व्यापार करने में सफल रहा। सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस ने मुगल दरबार से साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। इसके पश्चात भारत में अंग्रेजों तथा डचों के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ, जो कि 1667 ईस्वी में एक संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अधिकार के दावे को छोड़ दिया एवं डचों ने अंग्रेज बस्तियों से दूर रहने का वचन दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। आरंभिक काल 1600 से 1650 ईस्वी। सर टॉमस रो 1619 में अपने देश वापस लौट गया। इस समय तक सूरत, भणौच, आगरा एवं अहमदाबाद में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियां स्थापित हो चुकी थीं। अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर कंपनी ने अपने व्यापार को और अधिक विस्तृत करने का निर्णय लिया। उन्होंने मछलीपट्टनम से 230 मील दूर एक छोटे भूभाग पर फैक्ट्री बना ली, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया था, जो बाद में मद्रास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1642 ईस्वी में यहीं कंपनी का केंद्र बन गया। 1650 ईस्वी में हुगली में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया गया। 17वीं शताब्दी में कंपनी का विस्तार। 1651 से 1700 ईस्वी तक। अपनी स्थापना के 50 वर्ष पश्चात कंपनी की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह जुशा ने कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत की राजनीतिक व्यवस्था में गिरावट आई, जिससे कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में अधिक प्रज्वलिता हो गई।
वे अपने शुद्ध व्यावसायिक हितों के स्थान पर प्रदेशों में हस्तक्षेप करने पर विचार करने लगे। बंबई के गवर्नर ने अपने ब्रिटिश निदेशकों को लिखा। इस विचार का स्वागत करते हुए निर्देशकों ने मद्रास के गवर्नर को दिसंबर 1687 ईस्वी में लिखा, पड़ोसी असैनिक शक्ति का निर्माण करें और इतने विशाल राजस्व की सृष्टि और रक्षा के लिए जो भारत में आगामी भविष्य में सदैव के लिए एक सुरक्षित ब्रिटिश राज्य का आधार बन सके। बंबई के गवर्नर ने इस नीति पर कार्य करते हुए 1688 ईस्वी में पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों की नाकेबंदी कर लिए। उन्होंने कई जहाज अधिगृहित कर लिए तथा मक्का जाने वाले यात्रियों को परेशान करने हेतु लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में भेज दिया। औरंगजेब ने कठोरता से अंग्रेजों को दमन करते हुए पटना, कासिम, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों को बंगाल से निकाल दिया। तब सर जॉन चाइल्ड ने मुगल सम्राट से क्षमा मांगी एवं 1.5 लाख रुपए जुर्माना के रूप में दिए। औरंगजेब ने पुनः अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति दे दी। 1690 ईस्वी में औरंगजेब ने कलकत्ता में कारखाना खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी। 1669 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर के गांव खरीद लिए। यही भविष्य में कलकत्ता शहर बना। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में कंपनी का विस्तार 1700 ईस्वी से 1744 ईस्वी तक। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का तीव्र गति से विघटन हुआ, जिससे कंपनी को अपने प्रभाव का विस्तार करने में सहायता मिली। सन 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक खासियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के अधिकारियों के नाम फरमान जारी कर इन्हें बहुमूल्य विशेषाधिकार प्रदान किए। कंपनी को अपना सिक्का ढालने की आज्ञा दे दी गई, जिससे भारत में कंपनी की प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई। इन फरमानों के जारी होने के पश्चात कंपनी ने बंबई की किलेबंदी कर ली एवं मराठों तथा पुर्तगालियों के आक्रमण से रक्षा के लिए दीवार बना ली और जहाजों की संख्या में वृद्धि कर ली। इस काल में कंपनी की आय भी 16 लाख रुपए तक हो गई थी। मद्रास में भी कंपनी का व्यापार शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था तथा नवाब के साथ भी मधुर संबंध थे। बंगाल में सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने कंपनी के कार्यकलाप को नियमित करने एवं उनके साथ भी अन्य व्यापारियों के समान व्यवहार करने का प्रयास किया। इस समय कंपनी के एकाधिकार में फ्रांसीसी बाधा बने हुए थे, जिनका भारतीय व्यापार तथा राजनीति में भी अच्छा प्रभाव था। 1744 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसियों के साथ उत्तराधिकार के प्रश्न पर संघर्षरत हो गए। फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए। 1664 ईस्वी में इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर 1668 ईस्वी में सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। सन 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया। 1672 ईस्वी में क्राकुई मार्टिन भारत आया। इसने 1764 ईस्वी में तंजौर के नवाब से पौंडीचेरी में कारखाना स्थापित करने की आज्ञा ले ली, किंतु फिर उसे वापस कर दिया। फ्रैंक मार्टिन के नेतृत्व में पौंडीचेरी की बहुत उन्नति हुई और वो फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती बन गया। किंतु धीरे धीरे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार गिरता ही गया। किंतु पुनः 1720 और 1721 में कंपनी की स्थिति में सुधार होने लगा। प्रारंभ में फ्रांसीसी सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, किंतु बाद में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गईं और उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना आरंभ किया। इस नीति का अंग्रेजों ने विरोध किया। फलस्वरूप दोनों में संघर्ष अनिवार्य हो गया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण भारत में उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार से चिंतित होकर अंग्रेजों ने इनके विकास को रोकना आरंभ कर दिया। दोनों ही अपना एकाधिकार चाहते थे, अतः दोनों के स्वार्थों के मध्य टकराव निश्चित था। दूसरा, इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य प्रतिस्पर्धा। 18वीं शताब्दी में यूरोप में इंग्लैंड
तथा फ्रांस के मध्य गहरी व्यापारिक एवं औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसका प्रभाव भारत में स्थित व्यापारिक कंपनियों पर भी पड़ा और इनके मध्य संघर्ष छिड़ गया। तीसरा, भारत की राजनीतिक स्थिति। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भारत की राजनीतिक स्थिति भी अस्थिर थी। कई छोटे छोटे देशी स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ था। ये अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु निरंतर युद्धरत रहते थे। भारत की जर्जर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर दोनों ही अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। फलस्वरूप दोनों के मध्य संघर्ष आवश्यक हो गया। चौथा, डुप्ले की महत्वाकांक्षा। डुप्ले सन 1742 में भारत आया था। ये एक दूरदर्शी, योग्य व साहसिक व्यक्ति था जो साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। भारत में व्यापार के साथ ही उसने राजनीतिक हस्तक्षेप भी आरंभ कर दिया, जिसका जवाब अंग्रेजों ने भी हस्तक्षेप की नीति से दिया और दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु बन गए। पांचवा, भारत में राज्यों में उत्तराधिकार संघर्ष में भागीदारी। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में हैदराबाद में उत्तराधिकार हेतु नासिर जंग और मुजफ्फर जंग का साथ देकर संघर्ष आरंभ कर दिया। इस तरह तंजौर में भी यही स्थिति थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य 1744-45 ईस्वी में कर्नाटक युद्ध हुआ, जो मुगल साम्राज्य का अर्ध स्वतंत्र राज्य था। युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास पर 1746 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और शीघ्र ही उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया, किंतु सफल नहीं हुए। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ गई। इसी समय यूरोप में दोनों राष्ट्रों के मध्य युद्ध समाप्त होने पर इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और 1748 ईस्वी में युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1755 तक। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के पश्चात वहां उत्तराधिकार हेतु पारिवारिक संघर्ष छिड़ गया, जिसमें अंग्रेजों ने नासिर जंग और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया। कर्नाटक में भी अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व फ्रांसीसियों ने चांद साहब का समर्थन किया। 1755 ईस्वी में ये युद्ध समाप्त हो गया। पौंडीचेरी की संधि 1755 के तहत ये समझौता किया गया कि अंग्रेज व फ्रांसीसी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों ने एक दूसरे से विजित क्षेत्र भी वापस कर दिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। डुप्ले ने पौंडीचेरी संधि का कड़ा विरोध किया, अतः ये संधि स्थायी सिद्ध नहीं हुई और पुनः दोनों के मध्य संघर्ष छिड़ गया। इसी समय इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य भी युद्ध आरंभ हो गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लॉली ने सेंट डेविड फोर्ट पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। वो मद्रास को भी जीतना चाहता था, किंतु तभी अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में ऑर्कट व वॉन्डिवॉश पर अधिकार कर फ्रांसीसी अधिकारी बुसी को गिरफ्तार कर लिया। पौंडीचेरी और करिकल द्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फ्रांसीसियों की बस्ती पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसी तरह अंग्रेजों ने भारत में अपने सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों की सफलता के कारण। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना तथा फ्रांसीसियों को पराजित करने के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख हैं: पहला, शक्तिशाली नौसेना। अंग्रेजों की नौसेना फ्रांसीसियों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली थी, अतः इनका मुकाबला करना कठिन था। दूसरा, स्वरूप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, जिस पर ब्रिटिश सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। तीसरा, समृद्ध प्रदेश। अंग्रेजों के पास अत्यंत समृद्ध प्रदेश थे, जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त होता था। चौथा, विलियम पिट की नीति। विलियम पिट इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था।
इसने अपने विवेक से फ्रांस को यूरोप में युद्धों से उलझाए रखा तथा जिससे उसका ध्यान भारत में नहीं जा सका। 5वां, श्रेष्ठ सैन्य शक्ति। अंग्रेज सैनिक अनुशासनबद्ध, प्रशिक्षित एवं हथियारों से सुसज्जित थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास इसका अभाव था। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में हुई। भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। बंगाल पर आधिपत्य। बंगाल के सूबेदार स्वतंत्र नवाब के रूप में शासन कर रहे थे। 1717 में सम्राट फर्रुखशियर ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया। इसने 1719 में उड़ीसा को भी अपने अधिकार में ले लिया। मुर्शिद कुली खान के बाद शुआजुद्दीन बंगाल का नवाब बना। इसने 1733 में बिहार पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शुआजुद्दीन की मृत्यु के पश्चात सरफराज नवाब बना। वो अयोग्य था। 1740 ईस्वी में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित कर नवाबी प्राप्त कर ली। ये योग्य प्रशासक था। बंगाल की समृद्धि मराठों तथा अंग्रेजों के आकर्षण का केंद्र थी। 10 अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका पौत्र मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला नवाब बना। इस समय सिराजुद्दौला की आयु 24 वर्ष थी। नवाब ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को शर्तों के अनुरूप व्यापार का आदेश दिया और अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं के बाद सिराजुद्दौला निष्क्रियता व प्रमोद में फंस गया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। सिराजुद्दौला एक योग्य शासक था, किंतु अंग्रेजों के साथ उसकी क्षमा नीति घातक सिद्ध हुई, जो आगे चलकर उसके पतन का कारण बनी। 11 जुलाई को नवाब कलकत्ता से आया, तभी कुछ दिनों बाद शौकत जंग ने बगावत कर दी। 16 अक्टूबर 1756 ईस्वी में शौकत जंग व सिराजुद्दौला के मध्य रंग महल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नवाब को विजय प्राप्त हुई। कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार। कलकत्ते के भाग पर अंग्रेज फुलटन द्वीप पर शरण लिए हुए थे। दिसंबर 1756 ईस्वी में क्लाइव स्थल सेना लेकर तथा वॉटसन जल सेना लेकर पहुंचा। क्लाइव ने नवाब को अंग्रेजों की पूर्व स्थिति स्वीकार करने को कहा। परिस्थितिवश नवाब ने 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि कर ली, जिसके तहत अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। चंद्रनगर का अधिकार। क्लाइव ने 23 मार्च 1757 ईस्वी को चंद्रनगर पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। नवाब के खिलाफ षड्यंत्र। अंग्रेजों ने विश्वासघात करते हुए नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर नवाब के सेनापति मीर जाफर, खादिम खां, जगत सेठ और अमीर चंद को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफर को नवाब, जगत सेठ व अमीर चंद को राजकोष का अंश प्रदान करने का वचन दिया गया। युद्ध की घटना। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया। 22 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर पलाश के वृक्ष से आच्छादित पलासी मैदान पर नवाब और अंग्रेजों की सेना आमने सामने हो गई। नवाब की सेना में 57,000 सैनिक थे। इसमें 45,000 सैनिक मीर जाफर और 12,000 मीर मदन के अधीन थे। 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध शुरू हो गया। युद्ध आरंभ होते ही जाफर के 45,000 सैनिक अंग्रेजों से मिल गए। मीर मदन के नेतृत्व वाले थोड़े से सैनिक बहादुरी से लड़ते रहे। विषम परिस्थिति को देख नवाब युद्ध स्थल से भाग गया, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी और युद्ध लड़े हुए अंग्रेजी विजयी हो गए। युद्ध के परिणाम। इस युद्ध से अंग्रेजों को बंगाल प्रांत में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया।
कंपनी को कलकत्ता में टकसाल खोलने की अनुमति मिल गई। कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिलते ही अंग्रेजों का शोषण आरंभ हो गया। इस युद्ध ने भारतीयों को उत्साहहीन कर दिया, जिससे भारत विजय अंग्रेजों के लिए आसान हो गई। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए भारत की विजय का द्वार खोल दिया। फ्रांसीसियों को पराजित करने के लिए पर्याप्त धन बंगाल से प्राप्त होने लगा। फलस्वरूप फ्रांसीसियों का भी भारत में पतन हो गया। प्लासी का युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसने बक्सर युद्ध की आधारशिला रखी थी। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, जो कमजोर और अयोग्य था, किंतु षड्यंत्र कर अंग्रेजों ने उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम एक योग्य और कुशल शासक था। उसने अपनी प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया। फलतः अंग्रेजों ने पुनः मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुआजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम से सहयोग लेकर बक्सर में अंग्रेजों को ललकारा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। मीर कासिम ने अवध के नवाब व मुगल सम्राट के साथ संयुक्त सेना तैयार कर अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर के मैदान में अंग्रेजों को ललकारा। 4 माह तक युद्ध चला। सेना ने वीरतापूर्वक सामना किया किंतु पराजित हुए। शाह आलम अंग्रेजों से संबंध बनाने में व्यस्त रहा। अवध का नवाब शरणार्थी बन गया तथा मीर कासिम युद्ध स्थल से भाग गया। 12 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद की संधि। अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने अवध के नवाब तथा मुगल के सम्राट के साथ संधि की। इसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इसकी कुछ शर्तें थीं। पहला, शुआजुद्दौला से कड़ा तथा इलाहाबाद से 2 प्रांत ले लिए गए। शुआजुद्दौला को अवध का प्रदेश सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, किंतु सेना का पूरा व्यय नवाब को वहन करना था। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। अवध के नवाब ने युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु कंपनी को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को दे दिए गए। मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित किया गया। मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी। बक्सर की विजय से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गईं कि वे दिल्ली पर भी अधिकार करने का स्वप्न देखने लगे। इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया, जिससे लगान वसूल करना तथा तत्संबंधी न्याय कार्य कंपनी के हाथ में आ गया। अब कंपनी को वैधता की मुहर लग गई और वह अपहरणकर्ता के रूप में नहीं वरन विधिक रूप से मुगल सम्राट की प्रजा बन गई। बंगाल में द्वैध शासन। 1765 ईस्वी में क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर आया। बंगाल पर कंपनी का सीधा अधिकार अव्यावहारिक था, अतः क्लाइव ने बंगाल में आर्थिक अधिकार कंपनी के पास रखे तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब को दे दी। इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन के कारण यदि कंपनी शासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेती तो उसकी आमदनी कम हो जाती और उत्तरदायित्व बढ़ जाता। साथ ही कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों का भी अभाव था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी पूर्ण अधिकार के पक्ष में नहीं थे। इन सभी समस्याओं का हल यही था कि बंगाल में दोहरा शासन लागू किया जाए। द्वैध शासन के प्रभाव। द्वैध शासन प्रणाली का बंगाल पर विशेष प्रभाव पड़ा। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूर्ण पतन हो गया। 1770 ईस्वी में भयानक अकाल पड़ा, जो परिणामों के लिहाज से मानव इतिहास में ज्ञात सबसे भयंकर अकालों में से एक था। इसमें लाखों लोग मारे गए। नवाब के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में निष्क्रियता आ गई। कंपनी में भ्रष्टाचार व लूटपाट की स्थिति बढ़ती जा रही थी।
द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन में निहित दोषों के कारण 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्ज ने इसे समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्ज 1772 से 1784। वॉरेन हेस्टिंग्ज के कुशल नेतृत्व में कंपनी ने अपने सबसे कठिन समय में कई सफलताएं प्राप्त की। सारे मराठा सरदार, दक्षिण भारतीय शक्तियां, हैदर अली और निजाम अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर चुके थे। अंग्रेज भारत के बाहर अमेरिका में भी उपनिवेशों की लड़ाई लड़ रहे थे। फ्रांसीसी उनके संकट काल को देख पुनः सक्रिय हो रहे थे, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्ज ने बड़ी बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और कर्मठता से स्थितियों को बदल दिया। वॉरेन हेस्टिंग्ज के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ, जिससे नागपुर राज्य अंग्रेजों के खेमे में आ गया। इस युद्ध ने पेशवा, होलकर तथा भोंसले पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी दूरदर्शिता से इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य को अनुशासित और संगठित करने की तरफ ध्यान दिया। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के कॉर्नवालिस के शासनकाल तक अंग्रेजों के मराठों के साथ शांति संबंध थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान की प्रमुखता खत्म हो चुकी थी। हैदराबाद का निजाम उनकी कूटनीति से ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से अलग हो चुका था। वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805। इस शासनकाल में भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। वेलेजली ने 3 तरीकों का सहारा लिया। पहला, सहायक संधियां, दूसरा, पूरी लड़ाई और तीसरा, अधीनस्थ शासकों के भूभागों को हथियाना। पहला, सहायक संधि की व्यवस्था के अंतर्गत संधि करने वाले भारतीय शासकों को अपने राज्य में स्थायी और ब्रिटिश फौज रखने और उसके रख रखाव का पूरा खर्च वहन करने को मजबूर किया जाता था। दूसरा, अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। उसकी स्वीकृति के बिना वो किसी भी यूरोपवासी को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। तीसरा, किसी अन्य भारतीय शासक से बातचीत न करे। बदले में अंग्रेजों ने उसकी रक्षा करने और उसके आंतरिक मामलों में दखल न देने का वचन दिया, मगर ऐसा किया नहीं। इसी प्रकार सहायक संधि करके वस्तुतः भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया और अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकार खो दिए। वेलेजली ने पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में की। 1801 में अवध का नवाब सहायक संधि करने पर मजबूर हुआ। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि करने से इनकार कर दिया और 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद वेलेजली ने मैसूर, कर्नाटक, तंजौर और सूरत के साथ भी कड़ी शर्तों के साथ संधि की। 25 अक्टूबर 1802 को होलकर ने जब पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया, तब कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा और उसने 1802 में बेसीन में सहायक संधि पर दस्तखत कर दिए। सितंबर और नवंबर 1803 में वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की सेनाओं को भी परास्त कर दिया और उन्हें भी कंपनी के साथ सहायक संधि करनी पड़ी। वेलेजली होलकर को पूरी तरह परास्त नहीं कर पाया। 1806 में उसे इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, जिसे इंग्लैंड में मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स भी कहते हैं। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स 1813 से 1828 तक भारत में रहा। प्रशासनिक संगठन 1757 से 1857 ईस्वी। भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था 3 आधारों पर स्थापित थी। पहला, नागरिक सेवा, दूसरा, सेना, तीसरा, पुलिस। अंग्रेज विदेशी थे और कभी भी भारतीयों का स्नेह तथा समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए आतंक व शक्ति का सहारा लेकर शासन किया। समय समय पर कंपनी ने अपने अधिनियम भी पारित किए। रेगुलेटिंग एक्ट
1773 ईस्वी। इसे ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने 1773 ईस्वी के एक्ट में निहित दोषों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। महारानी विक्टोरिया के द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अधीन ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कंपनी के अधिकारों व स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो कानून बनाए जाते थे उन्हें चार्टर एक्ट कहा जाता था। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत चीन से होने वाले व्यापार तथा चाय के उत्पादन से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा अवैध घोषित कर दी गई। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अंग्रेजों को बिना किसी अनुमति के भारत में कहीं भी बसने का अधिकार दे दिया गया। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी को सम्राट की ओर से तब तक शासन करने का अधिकार दिया गया जब तक ब्रिटिश संसद उसे इस अधिकार से वंचित नहीं करेगा। इस एक्ट ने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया। गवर्नर जनरल की काउंसिल का विस्तार किया गया और उसे विधानसभा का नाम दिया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में संसदीय शासन की नींव रखी गई। ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण। मराठों के पतन के पश्चात ब्रिटिश शक्ति का आधिपत्य पंजाब और सिंध प्रांत को छोड़कर संपूर्ण भारत पर स्थापित हो गया था। सिंध विजय। 11 मार्च 1839 ईस्वी को अंग्रेजों ने सिंध में अमीरों को सहायक संधि के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप अगस्त 1846 ईस्वी में सिंध भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। चार्ल्स नेपियर ने लिखा था, हमें सिंध छीनने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। ये एक अति लाभकारी, उपयोगी और शैतानीपूर्ण मानवता का कार्य होगा। पंजाब विजय। पंजाब में राणा रणजीत सिंह का सुदृढ़ शासन था। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात मार्च 1849 ईस्वी को लाहौर की संधि के द्वारा अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक क्रूरता व दमन का काल था। डलहौजी ने विलय नीति का सहारा लेकर भारत के स्वतंत्र देशी राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित कर लिया। विलय नीति। डलहौजी ने देशी राज्यों को हड़पने के लिए विलय नीति का सहारा लिया। इस नीति के तहत निसंतान शासकों की मृत्यु के पश्चात राज्य पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों ने कई राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर अधिकार कर लिया। हड़प नीति के तहत सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1873, संबलपुर व जैतपुर 1849, सतारा, बघात एवं अवध पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया। इस प्रकार डलहौजी ने भारत में साम्राज्यवाद का ऐसा नग्न प्रदर्शन किया जिससे सैकड़ों वर्षों से सुप्त भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हो गए। डलहौजी का सुधार कार्य। डलहौजी ने भारतीय प्रशासन में कई सुधार कार्य भी किए, जिनमें प्रमुख हैं बंगाल में गवर्नर जनरल के अधीन लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। प्रत्येक प्रांत में एक एक मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए। भारत में डाक, तार, परिवहन, संचार माध्यमों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। 1845 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन किया गया एवं शिक्षा में सुधार के कार्य किए गए। स्मरणीय बिंदु। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा तथा अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के महत्वपूर्ण गवर्नर थे।
हॉलैंड निवासी डच कहलाते थे। डचों ने भारत में आगरा, सूरत, पटना, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचिन, भड़ौच आदि नगरों को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। सर टॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक संधियां 1615 ईस्वी में की। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में पौंडीचेरी में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1742 ईस्वी में डुप्ले को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कर्नाटक की पहली लड़ाई 1746 ईस्वी में लड़ी गई। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में पेरिस की संधि 1763 में की गई। अली वर्दी खां बंगाल का शासक 1740 ईस्वी में बना। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक 1756 ईस्वी में बना। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1765 में हुई। लॉर्ड कार्नवालिस भारत में अंग्रेजी बस्तियों का गवर्नर जनरल 1786 से 1793 तक रहा। बेसीन की संधि अंग्रेजों व मराठों के बीच हुई। लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत में 1828 से 1835 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा। सिंध को 1843 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। पंजाब को 1848 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1852 में हुई। झांसी का ब्रिटिश राज्य में विलय 1853 में किया गया। arpanedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।